दुनिया में एक नई दौड़ शुरू हो गई है और ये दौड़ सोने या तेल के लिए नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी चीजों के लिए है जो हमारी पूरी दुनिया चलाती हैं, माइक्रोचिप्स। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि भारत इस हाई स्टेक गेम में अपना सबसे बड़ा दांव कैसे लगा रहा है। और भारत इस दौड़ में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका अंदाजा तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान से ही लग जाता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक साफ इरादा है जो आने वाले वक्त की कहानी लिख रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले, दुनिया भर में चिप्स को लेकर आखिर इतनी होड़ मची क्यों है। फिर हम देखेंगे कि भारत ने इसमें कितना बड़ा दांव खेला है, कौन कौन से बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। ये भी समझेंगे कि ये सिर्फ फैक्ट्रियां खड़ी करने से कहीं ज्यादा बड़ी बात क्यों है। और आखिर में इस रास्ते में आने वाली चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। आखिर इन छोटे से चिप्स का मामला अब सिर्फ किसी कंपनी की चिंता नहीं, बल्कि किसी भी देश की आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल क्यों बन गया है। जरा सोचिए, हमारे स्मार्टफोन से लेके हमारी कारों तक और बड़े बड़े डेटा सेंटर्स से लेके सबसे एडवांस मिलिट्री हथियारों तक, हर चीज इन छोटे से चिप्स पर ही तो निर्भर है। जिस देश का इन पर कंट्रोल है, असल में उसका भविष्य की टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल है। और कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को दिखाया कि यह सप्लाई चेन असल में कितनी नाजुक है, एक धागे की तरह। इसी को कहते हैं सप्लाई चेन चोक पॉइंट। जब कुछ ही जगहों से चिप्स की सप्लाई रुकी तो दुनिया भर की फैक्ट्रियों में ताले लग गए और यहीं से शुरू हुई आत्मनिर्भर बनने की एक ग्लोबल होड़। वैसे दिलचस्प बात यह है कि चिप बनाने की इस पूरी प्रक्रिया पर किसी एक देश का कंट्रोल है ही नहीं। ये ग्लोबल टीम वर्क जैसा है। यहां देखने वाली बात यह है कि अमेरिका डिजाइन बनाता है तो ताइवान उन्हें बनाता है, लेकिन इसी निर्भरता की वजह से सारी ताकत कुछ ही देशों के हाथों में सिमट कर रह गई है। तो अब सवाल आता है, इस ग्लोबल सीन में भारत कहां खड़ा है और इस स्थिति पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। देखिए, भारत इस दुनिया में कोई नया खिलाड़ी नहीं है। हमारे इंजीनियर्स दुनिया की बेस्ट चिप्स डिजाइन करते आए हैं, लेकिन बात जब उन्हें बनाने की आती थी तो हम हमेशा आयात पर निर्भर रहते थे। अब यही कहानी बदलने जा रही है। और इस बदलाव को रफ्तार देने के लिए सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन या ISM। पर सवाल यह है कि आखिर इस मिशन में है क्या। और इस मिशन को सिर्फ कागजों पर नहीं रखा गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा दांव लगाया गया है, पूरे 76,000 करोड़ रुपए का। यह रकम ही बताती है कि सरकार इस मामले को लेकर कितनी सीरियस है। तो इतना पैसा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि मौका बहुत बड़ा है। जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। 2023 में जो बाजार करीब $34 बिलियन का था, अंदाजा है कि 2030 तक वो $100 बिलियन से भी ज्यादा का हो जाएगा। भारत की नजर इसी विशाल आर्थिक मौके पर है। अच्छा, तो प्लान्स और पैसों की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि जमीन पर असल में क्या हो रहा है, क्योंकि खेल अब शुरू हो चुका है। तो मैदान में कौन कौन से बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं? देखिए, यहां 3 बड़े नाम सामने आते हैं। सबसे पहले टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एक फैब लगा रही है। ये चिप बनाने की सबसे एडवांस्ड फैक्ट्री होती है। फिर है माइक्रोन टेक्नोलॉजी और CG पावर, जो चिप की टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट्स पर काम कर रहे हैं। और एक चीज जो साफ दिख रही है वो ये कि गुजरात इस पूरी रेस का एक बड़ा हब बनता जा रहा है। ये वाकई एक ऐतिहासिक लम्हा है। टाटा समूह देश का पहला कमर्शियल फैब बना रहा है, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा होता है। ये भारत के लिए सचमुच एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब माइक्रोन जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनी का भारत आना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये भारत की कोशिशों पर एक तरह से ग्लोबल मोहर है। जब ऐसे बड़े नाम आते हैं तो बाकी निवेशकों का भी भरोसा बढ़ता है। और ये जो CG पावर और जापान की रेनेसेंस की साझेदारी है, ये एक और कामयाब मॉडल की तरफ इशारा करती है। मतलब भारत की अपनी इंडस्ट्रियल ताकत और विदेश की बेस्ट टेक्नोलॉजी, जब ये दोनों मिलती है तो बात ही कुछ और होती है। और ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, एक तारीख भी तय हो चुकी है, दिसंबर 2026। ये वो टारगेट है जब हम टाटा के धुलेरा प्लांट से पहली मेड इन इंडिया चिप को बाहर आते हुए देख सकते हैं। ये इस मिशन का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। लेकिन क्या सिर्फ कुछ फैक्ट्रियां खड़ी कर देना ही काफी है? नहीं, भारत की सोच अब इससे कहीं आगे जा रही है। और यहीं पर ISM 2.0 का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, पहले फेज यानी 1.0 का फोकस था बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को भारत लाना, लेकिन अब ISM 2.0 का लक्ष्य है
पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाना, मतलब वो मशीनें, वो केमिकल्स, वो रिसर्च और सबसे जरूरी वो टैलेंट जो इन फैक्ट्रियों को चलाएगा। सेमीकंडक्टर बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसे हम इन आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। डिजाइन से शुरू होकर सामान और मशीनें जुटाना, फिर चिप बनाना और आखिर में उसकी टेस्टिंग और पैकेजिंग। भारत का लक्ष्य अब सिर्फ एक दो हिस्सों में नहीं बल्कि इस पूरी चेन में मजबूत पकड़ बनाने का है। और ये तो साफ है कि इतना बड़ा लक्ष्य अकेले हासिल नहीं किया जा सकता। जैसा यहां दिख रहा है, एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम बनाने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। भारत का मकसद खुद को दुनिया के लिए एक भरोसेमंद, एक रिलायबल सप्लाई चेन पार्टनर के तौर पर पेश करना है। लेकिन क्या ये रास्ता इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। अब जरा उन मुश्किलों पर भी बात कर लेते हैं जो इस सफर में सामने खड़ी हैं। देखिए, सबसे पहली चुनौती तो है पैसा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बेशुमार पैसा लगता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए हम अभी भी काफी हद तक दूसरों पर निर्भर हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस दौड़ में हम अकेले नहीं हैं। अमेरिका, चीन, यूरोप, हर कोई इसमें आगे निकलना चाहता है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भारत ने एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी सफर शुरू तो कर दिया है। प्लान्स हैं, पैसा लगाया जा रहा है और शुरुआती कामयाबी भी मिली है। पर क्या देश इन तमाम चुनौतियों से पार पाकर सच में एक ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ आने वाले वक्त ही देगा।